कुछ खबरें, कुछ सवाल, कुछ जज्बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं उस्मान, आपका इस्तकबाल है सच्ची खबरें एक में। महाराष्ट्र की राजनीति में आया भूचाल। शिंदे भागे भागे फिर रहे, उनके पीछे पूरी बीजेपी भागी भागी फिर रही है। हर कोई इस टेंशन में है महाराष्ट्र में कि किसकी सरकार बनेगी, किसके सहयोग से बनेगी और किसको क्या पद मिलेगी। देखने वाली और सोचने वाली बात यह है, अगर फडणवीस की शर्त मानी जाती है तो शिंदे ने साफ तरीके से मना कर दिया है कि मैं कोई समर्थन नहीं दूंगा। सूत्रों के अनुसार मिली झूठी खबर से ये बात लोगों में फैलाई जा रही है कि शिंदे ने ये कहा है कि मैं बाहर से समर्थन करूंगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर शिंदे का सपोर्ट किया गया तो जितनी डिमांड शिंदे की है, अजीत पवार के लिए कुछ भी नहीं बचता है। अपनी 41 सीटें लेके मुझको नहीं लगता, आपका क्या मानना है, अजीत पवार बीजेपी को कभी सपोर्ट नहीं करेगा। वो वापस से अपने घर को लौट जाएगा, क्योंकि जब उसको इतने पावर में आने के बाद भी अगर पावर में कुछ ना मिले तो उसका पावर में रहकर फायदा क्या है। अगर फडणवीस की शर्तों को माना जाता है और उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उसके बदले में एकनाथ शिंदे को क्या चाहिए। एकनाथ शिंदे की 3 सबसे खास और अहम शर्तें कि अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं बना तो मुझको क्या क्या चाहिए और क्यों चाहिए। अगर कोई मना करता है कि ये हम नहीं देंगे तो उसके लिए उसका पहला सवाल है कि तुमने ये फडणवीस को भी दिया था तो तुमको मुझे भी देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे चेहरे पर, मेरी नीतियों पर चुनाव लड़ा गया है। उसको गृह मंत्रालय चाहिए, वित्त मंत्रालय चाहिए और उसको राजस्व विभाग चाहिए। अब वो क्यों चाहिए, ये मेन चीज है सरकार की, या बोलिए तो कमाई का मेन सोर्स है। मुख्यमंत्री पद पे रहकर इतनी कमाई नहीं कर सकता जितनी इन मंत्रालयों में की जा सकती है। ये खुली तौर पर बात है, क्योंकि अगर इनको कमाई की फिक्र नहीं होती, कमाई का इनको ज़रूरत नहीं होती, ये वाकई में जनता के लिए इलेक्शन लड़ते और जनता के लिए चुनाव लड़ते, तो इन लोगों को इस बात पर शर्म आती कि 20 तारीख को चुनाव किए गए, 23 तारीख को फैसला आ गया, 2 दिसंबर को शपथ लेने की बात कर दी गई। 23 तारीख से लेकर 2 दिसंबर तक जनता क्या करेगी, जब सारे सरकारी विभाग जो है ना बंद हो गए, या बंद नहीं हो गए तब भी वो आधे काम करेंगे और आधे नहीं करेंगे। जबकि हमारे देश के जो सरकारी विभाग है वो पहले से आधे काम नहीं करते, तो वो क्या करेंगे। और अब शपथ की जो डेट की गई है वो 5 दिसंबर की गई है। क्या लगता है आपको, ये जो सरकार के लिए इलेक्शन हो रहे और ये जो एक तरफा बात हो रही है कि हिंदू ऐसे, हिंदू वैसे, हिंदू बहुत महान है, मेरा सवाल, इन दिनों में जनता क्या करेगी। क्या लाडली बहनी से शिंदे सरकार में आया, क्या मराठा आंदोलन से शिंदे सरकार में आया, क्या हिंदुत्व के नारे से बीजेपी को 130 तकरीबन सीटें मिली और इनका आंकड़ा जो 220 का हुआ, 230 का हुआ, सॉरी, नहीं। अगर ऐसा है वाकई में तो इन लोगों ने 5 साल पहले बोला था कि महंगाई कम होगी और 10 साल पहले बोला था कि 15 लाख रुपए हर हिंदुस्तानी के अकाउंट में यूं ही आ जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था यूं ही 15 लाख रुपए, 15-20 लाख रुपए यूं ही हर हिंदुस्तानी के अकाउंट में आ जाएंगे। ना वो 15-20 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आए, ना वो 2 करोड़ रोजगार हमको हर साल के मिले, और ना ही वो विकास हमको हमारे देश में देखने मिला, और ना ही आतंकवाद का खात्मा हमको देखने मिला, ना ही ब्लैक मनी का खात्मा हमको देखने मिला। आज अगर हिंदुस्तान में ब्लैक मनी का हिसाब लगाया जाए, जाली नोटों का हिसाब लगाया जाए, तो वो पिछली सरकारों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है उसका रेशियो। तो क्या बदला हमारे देश में, हमारे देश में बदला जो सामाजिक स्वार्थ था उसका नज़रिया, हमारे देश में बदला वो बर्बादी को, विनाश को विकास समझने का नज़रिया, हमारे देश में बदला तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का भाईचारा और इनके आपसी ताल्लुकात और आपसी ताल्लुकात के नज़रिए। क्या हम इस बात को मान लें, क्या हम इस बात को तस्लीम कर लें, कबूल कर लें कि हमारे देश की सरकार सही हाथों में है,
जबकि झारखंड में सरकार बनी हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन ने वोट काउंटिंग के 2-4 दिन बाद में सरकार का भागदौड़ अपने हाथ में ले लिया। अब वहाँ पर जो है ना सरकारी विभाग काम कर रहे हैं और सरकारी तंत्र काम कर रहे हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन भी हिंदू है, लेकिन वो हिंदुस्तानी है, वो हिंदुत्व वाला हिंदू नहीं है, कोई स्पेशल आसमान से गिरा हुआ हिंदू नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है, वो एक हिंदुस्तानी है। तो उसको उसकी जनता का फिक्र है, उसको इस बात का अंदेशा है कि अगर मैं अपनी बोली बात से फिरा तो मैं बाद में लोगों के सामने क्या मुंह लेके जाऊंगा वोट मांगने के लिए। इसलिए उसने अपनी सरकार का गठन भी किया और सरकार बना ली और काम को शुरू कर दिया। और हम जिस स्टेट में रहते हैं, खास करके अभी महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है, तो मैं महाराष्ट्र के चुनावों से रिलेटेड बात बताऊंगा। महाराष्ट्र की सरकार को या महाराष्ट्र में बहुमत में आई हुए पार्टी को इस बात से कोई लेना देना नहीं, इस बात से उसका कोई ताल्लुक नहीं कि जनता क्या करेगी। जितने दिन यहाँ पर गवर्नर लॉ चलेगा, राष्ट्रपति शासन चलेगा, इतने दिन यहाँ पर जनता क्या करेगी। महंगाई का ख्याल कौन रखेगा? पहले से महंगाई का कोई ख्याल नहीं है। जैसे आप आम आदमी हो वैसे मैं भी आम आदमी हूँ। मार्केट में ये भाव चल रहा है सब्जियों भाजियों का, अनाज का, तेल गैस का, कि आम आदमी की बस से वो बाहर चला जा रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब रास्तों पर डकैतियां होना शुरू हो जाएगी। सिर्फ संभल ही नहीं बल्कि सारा हिंदुस्तान संभल बन जाएगा। और संभल के डाकुओं पे जो पुरानी पिक्चरें बनती थी ना, वो अब हिंदुस्तान के हर नागरिक के ऊपर कहानी बनकर उसकी पिक्चर बनेगी, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। लोग कैसे कमाएंगे, लोग कैसे खाएंगे, इसकी हमारी सरकार को कोई फिक्र नहीं। मैंने न्यूज़ शुरू करने से पहले आपको बोला था कि 3 बातें मेरे पास रहेगी, एक तो खबरें, दूसरा सवाल और तीसरा इमोशन। मेरे इमोशंस अगर आप समझ सको तो हर किसी के दिल में ये इमोशन है, हर किसी के दिल में ये जज्बात है कि क्या होगा हमारे देश का। लेकिन पैसे की राजनीति, झूठ की राजनीति, फरेब की राजनीति, धर्म की राजनीति और बाहर के मुल्कों की पॉलिसीज पर चलने वाली राजनीति, इसने हमारे देश का बंटाधार करके रख दिया है, बेड़ा गर्क करके रख दिया है। मैं रोज राहुल गांधी से अपील करता हूँ, आज फिर राहुल गांधी से अपील करूँगा कि आपके हाथ में बहुत पावर है, आप बाकियों के साथ गठबंधन करें और मोदी सरकार को गिराए, ताकि चुनावों को निष्पक्ष तरीके से किया जाए और हमारे देश में एक निष्पक्ष सरकार आए। कांग्रेस ने हिंदुस्तान में कम फसाद नहीं फैलाई है, बहुत कुछ किया है। हिंदुस्तान में बंटवारा कर दिया, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान कर दिया, हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, हिंदुस्तान में 7220 मस्जिदों के ऊपर मुकदमे दायर कर दिए गए और पता नहीं ऐसा क्या क्या। लेकिन फिर भी राहुल गांधी की सोच को लेकर जैसा कि वो वादा और दावा कर रहे हैं और जैसा कि जिन जिन स्टेट्स में अभी कांग्रेस की सरकार है राहुल गांधी के आने के बाद, उन सरकारों का हाल देखकर मैं राहुल गांधी से और जनता से अपील करूंगा, क्योंकि मैं भी जनता हूँ ना, मैं भी आवाम हूँ, जैसे आप हो वैसा मैं हूँ। मैं जनता से अपील करूँगा कि जनता इस चीज़ में राहुल गांधी का पूरा पूरा साथ दे और उन समर्थन करने वाली पार्टियों को जो सरकार में बैठी हुई है, उनके लोगों को भी इस बात का मैं आह्वान करूँगा, इस बात का मैं विनती करूँगा कि वो सब मिले, एक जगह जमा होए और एक जगह जमा होकर इस जालिम सरकार का खात्मा करे। वरना जो अपनी माँ को यानी कि आरएसएस को इतना बड़ा धोखा दे सकता है, वो बेटा यानी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी आपके साथ क्या कर सकता है। आप सोचिए अच्छी तरीके से। 3 शर्तों पर रुकी महाराष्ट्र सरकार की इस भागदौड़ को आप 3 शर्तों में मत लीजिए। आप इसको इस तरह से सोचिए कि जब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस वक्त ऐसे विवाद उठाने वाले कोई नहीं थे। आज जब हिंदुस्तान पूरी तरीके से कंगला हो गया है और अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडन हमारे प्रधानमंत्री के कंधे पर हाथ रख के बोलता है कि एक गरीब मुल्क का एक प्राइम मिनिस्टर इस वक्त मेरे साथ खड़ा है और हमारा बेशरम बेगैरत प्रधानमंत्री अनपढ़ जाहिल चोर वो हंसता है ही करके, उसको शर्म नहीं आती अनपढ़ को कि इसने इतना बड़ा धब्बा, इतना बड़ा ताना, इतना बड़ा जूता मेरे मुंह पर और मेरे मुल्क के मुंह पर मारा है, तो इसको पलट कर कुछ जवाब दूं। लेकिन नहीं, नेहरू में और
मोदी में यही फ़र्क है। नेहरू ने फॉरेन पॉलिसीज़ को अपने हिसाब से बनाया था, देश के फ़ायदे के लिए। वो फॉरेन में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता था और किसी को इंडिया में इन्वॉल्व नहीं होने देता था। और ये जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू और रशिया और चाइना और पता नहीं किन किन के ना तलवे चाटने में लगा हुआ है और हिंदुस्तान को पूरे से बर्बाद कर रहे हैं। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तब भी, और नहीं लगी हो तब भी, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। हो सके तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं। आदाब।